नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे दोस्तों, आज हम जो विषय लेकर आए हैं वो है संपूर्ण मूल विधि यूपीएसआई 2026 एग्जाम के लिए। नवीन पाठ्यक्रम के आधार पर ये मूल विधि के जो नोट्स बनाए गए हैं उनको मैं लेकर आया हूं। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। आप पढ़ते रहेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि पुराने कानून जो थे उनका संक्षिप्त परिचय क्या है। भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860 ये 1 जनवरी 1862 को लागू हुई थी। यह लॉर्ड मैकाले द्वारा तैयार की गई मूल विधि सबस्टेंटिव लॉ थी। यह अपराधों को परिभाषित करती है और दंड बताती थी। इसमें कुल 511 धाराएं और 23 अध्याय थे। 1 जुलाई 2024 से इसे भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है। दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी 1973। सीआरपीसी 1973 1 अप्रैल 1974 को लागू हुई थी। ये आईपीसी के साथ में एक अन्य कानून था जो दंड प्रक्रिया को परिभाषित करता था। यह एक प्रक्रियात्मक विधि है, प्रोसीजर लॉ। यह गिरफ्तारी, जांच, जमानत और विचारण की प्रक्रिया बताती थी। इसमें कुल 484 धाराएं थीं और 37 अध्याय थे। 1 जुलाई 2024 से इसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस 2023 द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया। अब एक और न्याय संहिता बनती है, भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023। ठीक है, और ये लागू होती है 1 जुलाई 2024 से। आईपीसी 1860 का ये स्थान लेती है। बीएनएस में 511 धाराओं की जगह पर 358 धाराएं और 20 अध्याय हैं। तो आईपीसी में 511 धाराएं थीं और बीएनएस में 358 धाराएं हैं और 20 अध्याय हैं। बीएनएस से आईपीसी की धारा 124 ए राजद्रोह सेडिशन को पूर्ण रूप से हटा दिया गया है। अब राजद्रोह की जगह पर उसी तरीके का एक अन्य नाम के साथ कानून आया है जो धारा 152 में परिभाषित है। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों को दंडनीय बनाया गया है। बीएनएस में पहली बार आतंकवाद, टेररिज्म को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है धारा 113 में। बीएनएस में पहली बार मॉब लिंचिंग को हत्या की परिभाषा में शामिल किया गया है धारा 103(2) में। मॉब लिंचिंग 5 या अधिक लोगों द्वारा के लिए न्यूनतम 7 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास या मृत्यु दंड तक का प्रावधान करती है। बीएनएस ने पहली बार सामुदायिक सेवा को दंड के रूप में पेश किया है। जैसे छोटी मोटी चोरी करता है कोई, तो उसके लिए सामुदायिक सेवा जैसे सफाई करना, पेड़ लगवाना आदि चीजें शामिल की गई हैं। आईपीसी की धारा 377 अप्राकृतिक यौन संबंध अननेचुरल को बीएनएस से हटा दिया गया है, जैसा कि नवतेज जौहर केस में एससी ने कहा था। तो एक केस था नवतेज जौहर केस जो धारा 377 से रिलेटेड था, उसमें अप्राकृतिक यौन संबंधों को बीएनएस से हटा दिया गया है। बीएनएस की धारा 69 पहचान छिपाकर, शादी का वादा, नौकरी आदि का झांसा देकर यौन संबंध बनाने को एक विशिष्ट अपराध बनाती है। 18 वर्ष से कम आयु की महिला से बलात्कार के लिए दंड को कड़ा किया गया है। आजीवन कारावास या मृत्यु दंड की सजा तय की गई है। गैंग रेप के मामलों में 20 वर्ष के कठोर कारावास या शेष जीवन काल के लिए कारावास मृत्यु तक का प्रावधान है। हिट एंड रन के लिए एक नई विशिष्ट धारा 106(2) जोड़ी गई है, जिसे अभी होल्ड पर रख दिया गया है। हिट एंड रन में घटना की सूचना पुलिस को न देने पर 10 साल तक की कैद और जुर्माने का प्रावधान है। स्नैचिंग यानी कि झपटमारी के लिए बीएनएस में एक विशिष्ट अपराध धारा 304 बनाया गया है। संगठित अपराध को बीएनएस में पहली बार परिभाषित किया गया है धारा 111 में। बीएनएस की धारा 195 झूठी या भ्रामक सूचना फैलाने को दंडनीय बनाती है। बच्चों के विरुद्ध अपराध के लिए एक नया समर्पित अध्याय चैप्टर 6 जोड़ा गया है। हत्या, मर्डर की धारा आईपीसी में 300 होती थी, अब बीएनएस में धारा 101 है। हत्या का प्रयास, अटेम्प्ट टू मर्डर, आईपीसी में 307 थी, बीएनएस में 109 है। चोरी आईपीसी में 378 थी, बीएनएस में 303 है। बीएनएस का उद्देश्य दंड के बजाय न्याय देना है, जस्टिस।
अब हम बात करेंगे एक और नए कानून की, जिसका नाम है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, BNSS 2023। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 ने 1 जुलाई 2024 से CRPC 1973 का स्थान लिया है। BNSS में 484 धाराओं की जगह अब 531 धाराएं हैं। तो CRPC में 484 धाराएं थी, BNS में अब 531 धाराएं हैं। BNSS में, ठीक है, BNSS में 7 वर्ष या उससे अधिक सजा वाले अपराधों के लिए फॉरेंसिक जांच को अनिवार्य कर दिया गया है। BNSS तलाशी और जब्ती की अनिवार्य वीडियो रिकॉर्डिंग का प्रावधान करती है। BNSS 0 FIR को कानूनी मान्यता देती है। FIR कहीं भी दर्ज की जा सकती है। BNSS EFIR को पंजीकरण का भी प्रावधान करती है। पुलिस को 90 दिनों के भीतर शिकायतकर्ता को जांच की स्थिति रिपोर्ट देना अनिवार्य है। BNSS पूछताछ, जांच और परीक्षण को इलेक्ट्रॉनिक मोड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में करने की अनुमति देती है। समन और वारंट को अब इलेक्ट्रॉनिक रूप से जैसे ईमेल द्वारा भेजा जा सकता है। घोषित अपराधी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की अनुपस्थिति में भी ट्रायल चलाया जा सकता है। CRPC की धारा 125 भरण पोषण BNSS में भी बनी हुई है। CRPC की धारा 144 निषेधाज्ञा BNSS में भी बनी हुई है। हिरासत की अवधि की गणना के लिए हथकड़ी के उपयोग का प्रावधान किया गया है। SC के दिशा निर्देशों के अनुसार अग्रिम जमानत का प्रावधान BNSS 482 बना हुआ है। गंभीर अपराधों में भगोड़े अपराधियों की संपत्ति कुर्क करने का प्रावधान है। बयान दर्ज करने के लिए ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग को कानूनी मान्यता दी गई है। लोक सेवकों के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति 120 दिनों के भीतर देनी होगी, अन्यथा इसे डिम्ड मान्य या स्वीकृत मान लिया जाएगा। ठीक है। पुलिस अब 15 दिन की हिरासत को 90 दिन गंभीर अपराध की कुल अवधि में अलग अलग हिस्से में ले सकती है। आरोप पत्र दाखिल करने के लिए 90/60 दिन की समय सीमा बनी हुई है। बहस पूरी होने के बाद अदालत को 30 दिनों के भीतर फैसला देना होगा। दया याचिका के लिए नियम बनाए गए हैं। राष्ट्रपति के पास 30 दिन, पीड़ित को सूचना भी कंपलसरी है। जमानत बेल की परिभाषा को BNSS में स्पष्ट किया गया है। अब हम बात करेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA की 2023 में जो कानून बनता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA 2023 ने 1 जुलाई 2024 से भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 IEA का स्थान लिया है। BSA में 167 धाराओं की जगह अब 170 धाराएं हैं। BSA का सबसे बड़ा बदलाव इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्य को प्राथमिक साक्ष्य के बराबर कानूनी मान्यता देना है। दस्तावेज की परिभाषा का विस्तार किया गया है। इसमें अब ईमेल, सर्वर लॉग, स्मार्टफोन मैसेज, वेबसाइट आदि शामिल हैं। BSA इलेक्ट्रॉनिक रूप से मौखिक साक्ष्य की अनुमति देता है, जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से गवाही। प्राथमिक साक्ष्य में अब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड शामिल है। द्वितीयक साक्ष्य का दायरा बढ़ाया गया है, जैसे मौखिक, लिखित स्वीकृति। BSA की धारा 63 के तहत इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को प्रमाणित करने के लिए प्रमाण पत्र अनिवार्य है। पुलिस के समक्ष संस्वीकृति अभी भी अस्वीकार है, जैसे IEA में था। मजिस्ट्रेट के समय संस्कृति ही स्वीकार्य है और इसे ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड किया जा सकता है। डाइंग डिक्लेरेशन को न केवल मौखिक, लिखित बल्कि सांकेतिक रूप में भी स्वीकार माना गया है। BSA संयुक्त परीक्षण में एक अभियुक्त को की स्वीकृति को दूसरे सह अभियुक्त के खिलाफ साक्ष्य मानता है। हियरसे एविडेंस, सुनी सुनाई बात का सिद्धांत अभी भी लागू है और आमतौर पर अस्वीकार्य होता है। BSA की धारा 21E साक्ष्य को स्पष्ट रूप से मौखिक, दस्तावेजी और इलेक्ट्रॉनिक रूप से परिभाषित करती है। DNA साक्ष्य की स्वीकार्यता को BSA में स्पष्ट रूप से शामिल किया गया है। विशेषज्ञ की राय के दायरे को BSA में भी बनाकर रखा गया है, जो आपका IEA धारा 45 में था। BSA धारा 32 पहले IEA 32 डाइंग डिक्लेरेशन को अधिक सुव्यवस्थित करती है। BSA एक समव्यवहार का हिस्सा के सिद्धांत को बनाए रखता है। BSA का उद्देश्य साक्ष्य कानून को आधुनिक डिजिटल युग के अनुकूल बनाना है। प्रिजम्पशन से संबंधित प्रावधानों को भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के लिए अद्यतन किया गया है।
अब हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानून की, जिसका नाम है मोटर वाहन अधिनियम व यातायात नियम। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, बहुत ही कम समय में आपको बहुत सारी चीजें आज याद होने वाली हैं। मोटर वाहन अधिनियम 1988 भारत में यातायात नियमों को नियंत्रित करने वाला मुख्य कानून है। मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 को 1 सितंबर 2019 से लागू किया गया, जिसमें जुर्माने को अत्यधिक बढ़ा दिया गया था। अधिनियम की धारा 185 के तहत शराब पीकर गाड़ी चलाना दंडनीय है। 100 ml रक्त में अगर 30 mg से अधिक अल्कोहल पाई जाती है तो दंडनीय है। धारा 194 बी 2019 के तहत सीट बेल्ट न लगाने पर 1000 रुपये का जुर्माना है। धारा 194 डी 2019 के तहत हेलमेट न पहनने पर 1000 रुपये जुर्माना और 3 माह के लिए लाइसेंस अयोग्य हो सकता है। धारा 199 2019 के तहत यदि नाबालिग वाहन चलाते हुए अपराध करता है तो वाहन के मालिक या अभिभावक को दोषी माना जाएगा। धारा 3 के तहत किसी भी सार्वजनिक स्थान पर वाहन चलाने के लिए एक ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य है। धारा 4 के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर वाहन नहीं चला सकता। अपवाद 16 वर्ष है। 50 सीसी से कम की गाड़ी होनी चाहिए। धारा 129 के अनुसार 4 वर्ष से अधिक आयु के सिख पगड़ीधारी को छोड़कर सभी के लिए हेलमेट अनिवार्य है। धारा 134 गोल्डन आवर की अवधारणा को परिभाषित करती है और नेक नागरिक को संरक्षण देती है। 2019 संशोधन के अनुसार हिट एंड रन मामलों में मृत्यु होने पर मुआवजा 2 लाख रुपए है और ये BNS 106(2) इससे अलग है, जिसे अभी होल्ड पर रखा गया है BNS 106(2) को। धारा 183 तेज गति से वाहन चलाने पर दंड का प्रावधान करती है। धारा 194C ओवरलोडिंग यात्रियों से संबंधित है। धारा 192A बिना परमिट के वाहन का उपयोग करने पर दंड का प्रावधान करती है। लर्निंग लाइसेंस की वैधता जारी होने की तारीख से 6 महीने तक होती है। अब हम बात करेंगे महिलाओं, बच्चों और अनुसूचित जाति को संरक्षण देने वाले कानूनों से, जो आपके पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 एक सिविल कानून है जो 26 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 दहेज लेने और देने दोनों को दंडनीय अपराध मानता है। BNS की धारा 85 से 86 पहले IPC 498A पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता से संबंधित है। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण पास्को अधिनियम 2012 में 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को बच्चा माना गया है। पास्को संशोधन अधिनियम 2019 ने एग्रेवेटेड पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के लिए मृत्युदंड का प्रावधान किया है। पॉस्को अधिनियम बच्चों के बयानों को बाल मित्रवत तरीके से दर्ज करने का निर्देश देता है। किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 2000 के अधिनियम की जगह लाया गया है। JJ एक्ट 2015 के तहत 16 से 18 वर्ष के किशोरों पर जघन्य अपराधों के लिए वयस्कों की तरह मुकदमा चलाया जा सकता है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार विवाह के लिए लड़की की आयु 18 वर्ष और लड़के की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। BNS की धारा 76 पहले IPC 354D पीछा करना यानी कि स्टॉकिंग को एक दंडनीय अपराध बनाती है। BNS की धारा 77 पहले IPC 354C ताक झांक को एक दंडनीय अपराध बनाती है। BNS की धारा 74 पहले IPC 354A यौन उत्पीड़न को परिभाषित करती है। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 विशाखा गाइडलाइंस पर आधारित है। विशाखा बनाम राजस्थान राज्य 1997 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकने के लिए दिशा निर्देश जारी किए थे। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 SC/ST एक्ट 30 जनवरी 1990 को लागू हुआ। SC/ST एक्ट के तहत मामलों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान है। SC/ST एक्ट 1989 की धारा 18 के तहत इस अधिनियम के आरोपियों को अग्रिम जमानत का लाभ नहीं मिलता है। BNS की धारा 64(2) पहले IPC 376DA के तहत
12 वर्ष से कम उम्र के बच्ची से सामूहिक बलात्कार के लिए मृत्युदंड का प्रावधान है। ललिता कुमारी बनाम यूपी सरकार 2013 मामले में एससी ने कहा कि संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 पीटा वेश्यावृत्ति के वाणिज्यिक शोषण को दंडित करता है। अब हम बात करेंगे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम से जुड़े हुए प्रावधानों की। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को भोपाल गैस त्रासदी 1984 के बाद पारित किया गया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को छाता विधान के रूप में भी जाना जाता है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी की स्थापना एनजीटी अधिनियम 2010 के तहत 18 अक्टूबर 2010 को की गई। एनजीटी का मुख्य उद्देश्य पर्यावरणीय मामलों को 6 महीने के भीतर शीघ्र निपटान करना है। एनजीटी का मुख्यालय नई दिल्ली में है और 4 अन्य क्षेत्रीय बेंचें पुणे, भोपाल, चेन्नई, कोलकाता में है। जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 जल प्रदूषण को रोकने के लिए पहला बड़ा कानून था। वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981 को अधिनियमित किया गया। 1987 में वायु अधिनियम में संशोधन कर शोर को भी वायु प्रदूषक के रूप में शामिल किया गया है। ई कचरा प्रबंधन नियम 2016 नवीनतम 2022 विस्तारित निर्माता जिम्मेदारी ईपीआर के सिद्धांत पर आधारित है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 स्रोत पर अलगाव को अनिवार्य बनाता है। अब हम बात करेंगे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम से जुड़ी हुई। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 भारत में वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए एक प्रमुख कानून है। डब्ल्यूपीए यानी कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए का गठन 2005 में किया गया। प्रोजेक्ट टाइगर को 1973 में डब्ल्यूपीए 1972 के तहत लॉन्च किया गया था। डब्ल्यूपीए संशोधन 2022 के बाद अधिनियम में अब केवल 4 अनुसूचियां हैं, पहले 6 थीं। डब्ल्यूपीए की अनुसूची 1 सर्वोच्च संरक्षण वाले जानवरों जैसे बाघ और हाथी को सूचीबद्ध करती है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 एफसीए वन भूमि को गैर वानिकी उद्देश्यों के लिए उपयोग करने को प्रतिबंधित करता है। जैव विविधता अधिनियम 2002 नागोया प्रोटोकॉल के अनुपालन में पारित किया गया है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण एनबीए का मुख्यालय चेन्नई में है। डब्ल्यूपीए 1972 की धारा 55 के तहत केवल अधिकृत अधिकारी या केंद्र सरकार ही शिकायत दर्ज करा सकती है। साइट्स लुप्त प्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन को लागू करने के लिए डब्ल्यूपीए 1972 में प्रावधान करता है। अब हम बात करेंगे मानवाधिकार संरक्षण से जुड़े हुए प्रावधानों की। तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 पीएचआरए 28 सितंबर 1993 से लागू हुआ। इस अधिनियम के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को की गई। एनएचआरसी एक संवैधानिक निकाय है, न कि संवैधानिक। 2019 के संशोधन के अनुसार एनएचआरसी के अध्यक्ष भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सीजेआई या सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश हो सकते हैं। 2019 संशोधन के बाद एनएचआरसी अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष आयु तक कर दिया गया है, पहले 5 या 70 था। एनएचआरसी मानवाधिकार उल्लंघन के केवल 1 वर्ष के भीतर के मामलों की ही जांच कर सकता है। एनएचआरसी की प्रकृति सलाहकारी होती है, यह स्वयं दंड नहीं दे सकता, केवल सिफारिश कर सकता है। एनएचआरसी स्वयं प्रेरणा से भी मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों का संज्ञान ले सकता है। राज्य मानवाधिकार आयोग एसएचआरसी के अध्यक्ष उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश होते हैं। डीके बसु बनाम पश्चिम बंगाल 1997 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी और हिरासत के लिए 11 दिशा निर्देश जारी किए। अब हम बात करेंगे आयकर अधिनियम से जुड़े हुए प्रावधानों की। आयकर अधिनियम 1961 भारत में आयकर को नियंत्रित करने वाला मुख्य कानून है। आयकर एक प्रत्यक्ष कर है जिसको इंग्लिश में डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। आयकर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाना और एकत्र किया जाता है। वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च को समाप्त होता है। कर निर्धारण वर्ष वित्तीय वर्ष के तुरंत बाद का वर्ष होता है जिसमें आय का आकलन किया जाता है। पैन स्थायी खाता संख्या है जो 10 अंकों की एक अल्फा न्यूमेरिक संख्या है जो आयकर विभाग द्वारा जारी की जाती है। पैन कार्ड जो होता है उसमें एक पैन नंबर होता है।
पैन को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 139A के तहत अनिवार्य किया गया है। टीडीएस का अर्थ है स्रोत पर कर कटौती। आयकर अधिनियम की धारा 80C करदाताओं को निवेश पर 1.5 लाख रुपए तक की कटौती की अनुमति देती है। सीबीडीटी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड भारत में प्रत्यक्ष कराधान की नीतियों और योजना के लिए शीर्ष निकाय है। अब हम बात करेंगे सूचना का अधिकार अधिनियम आरटीआई, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम 2005 12 अक्टूबर 2005 को पूर्ण रूप से लागू हुआ। आरटीआई अधिनियम लोक प्राधिकरणों पर लागू होता है। आरटीआई आवेदन के लिए 10 रुपए का शुल्क निर्धारित है। बीपीएल गरीबी रेखा से नीचे आवेदकों को शुल्क से छूट है। लोक सूचना अधिकारी पीआईओ को 30 दिनों के भीतर सूचना उपलब्ध करानी होती है। यदि सूचना किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित है तो उसे 48 घंटों के भीतर प्रदान किया जाना चाहिए। आरटीआई अधिनियम की धारा 8 उन सूचनाओं को सूचीबद्ध करती है जिन्हें प्रकट करने से छूट दी गई है, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा और गोपनीयता। आरटीआई अधिनियम की दूसरी अनुसूची में वे खुफिया और सुरक्षा संगठन जैसे आईबी राज शामिल हैं जो आरटीआई के दायरे से बाहर हैं। सूचना न मिलने पर प्रथम अपील 30 दिनों के भीतर और दूसरी अपील 90 दिनों के भीतर सूचना आयोग में की जा सकती है। आरटीआई संशोधन अधिनियम 2019 के तहत मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों का कार्यकाल केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा। समय पर सूचना न देने पर पीआईओ पर 250 रुपए प्रतिदिन अधिकतम 25,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। अब हम बात करेंगे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की। तो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में पारित किया गया था। इस अधिनियम में 2018 में एक बड़ा संशोधन किया गया है जिसने रिश्वत देने वालों को भी अपराध के दायरे में ला दिया है। अधिनियम की धारा 7 संशोधित 2018 लोक सेवकों द्वारा रिश्वत लेने को दंडनीय बनाती है। अधिनियम की धारा 7A संशोधित 2018 रिश्वत देने वाले व्यक्ति के लिए दंड का प्रावधान करती है। केंद्रीय सत्कर्ता आयोग सीवीसी की स्थापना 1964 में के संथानम समिति की सिफारिश पर की गई थी। सीवीसी को 2003 में सांविधिक दर्जा दिया गया है। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 अन्ना हजारे आंदोलन के उपरांत उच्च पदों पर भ्रष्टाचार की जांच के लिए पारित किया गया, लेकिन अभी तक आपने इसकी कोई भी जांच की रिपोर्ट नहीं देखी होगी। लोकपाल केंद्र स्तर पर और लोकायुक्त राज्य स्तर पर कार्य करता है। अक्सर लोकायुक्त तो काम करता हुआ दिखता है, लेकिन लोकपाल क्या काम कर रहा है आज तक किसी को पता नहीं चला है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए 2002 और फेमा 1999 के तहत कार्रवाई करता है। व्हिसल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम 2014 भ्रष्टाचार का खुलासा करने वालों को सुरक्षा प्रदान करता है। अब हम बात करेंगे साइबर अपराध एवं सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 भारत में साइबर अपराध और ई कॉमर्स से संबंधित का मुख्य कानून है। आईटी अधिनियम 17 अक्टूबर 2000 को लागू हुआ। 2008 में 26/11 मुंबई हमलों के बाद आईटी अधिनियम में महत्वपूर्ण संशोधन किए गए। आईटी अधिनियम की धारा 65 कंप्यूटर स्रोत कोड से छेड़छाड़ के लिए दंड का प्रावधान करती है। आईटी अधिनियम की धारा 66 हैकिंग सहित कंप्यूटर से संबंधित अपराधों के लिए दंड देती है। आईटी अधिनियम की धारा 66A आपत्तिजनक संदेश भेजना को श्रेया सिंगल बनाम भारत संघ 2015 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। आईटी अधिनियम की धारा 66C पहचान की चोरी के लिए दंड का प्रावधान करती है। आईटी अधिनियम की धारा 66D कंप्यूटर का उपयोग करके प्रतिरूपण द्वारा धोखाधड़ी के लिए दंड देती है। आईटी अधिनियम की धारा 66E गोपनीयता के उल्लंघन के लिए दंड का प्रावधान करती है। आईटी अधिनियम की धारा 66F साइबर आतंकवाद के लिए दंड का प्रावधान करती है। आईटी अधिनियम की धारा 67 अश्लील सामग्री को इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रकाशित करने पर दंड देती है। आईटी अधिनियम की धारा 67A यौन रूप से स्पष्ट सामग्री को प्रकाशित करने पर दंड देती है। आईटी अधिनियम की धारा 67B बाल अश्लीलता को चित्रित करने वाली सामग्री पर कड़े दंड का प्रावधान करती है, जिसको आप चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर बैन के रूप में देख सकते हैं। फिशिंग एक प्रकार का साइबर अपराध है जिसमें ईमेल या वेबसाइट के माध्यम से संवेदनशील जानकारी जैसे पासवर्ड,
चुराई जाती है। स्पूफिंग में एक धोखेबाज संचार को एक ज्ञात विश्वसनीय स्रोत से आने जैसा दिखाता है, जैसे वेबसाइट क्लोन बना लिया, किसी जो एक जानी मानी वेबसाइट है उसका क्लोन बना लिया, तो उसको स्पूफिंग कहते हैं। रैनसमवेयर एक मेलवेयर है जो उपयोगकर्ता के डेटा को एन्क्रिप्ट कर देता है और फिरौती की मांग करता है। आईटी अधिनियम 2000 डिजिटल हस्ताक्षर को कानूनी मान्यता प्रदान करता है। अब बीएसए 2023 द्वारा शासित है। डीडॉस डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस एक साइबर हमला है जिसका उद्देश्य किसी सर्वर या नेटवर्क को ठप करना होता है। CERT इन इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम भारत में साइबर सुरक्षा खतरों से निपटने वाली नोडल एजेंसी है। आईटी एक्ट की धारा 43A डेटा संरक्षण में विफलता के लिए कंपनियों पर मुआवजे का प्रावधान करती है। अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम NSA की। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम NSA का या रासुका 1980 में पारित किया गया था। NSA केंद्र या राज्य सरकार को निवारक निरोध का अधिकार देता है। NSA के तहत किसी व्यक्ति को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा होने पर बिना आरोप के ही हिरासत में लिया जा सकता है। NSA के तहत किसी व्यक्ति को 3 महीने के लिए और सलाहकार बोर्ड की मंजूरी पर अधिकतम 12 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है। NSA के तहत हिरासत में लिए गए व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य नहीं है। अब हम बात करेंगे जनहित याचिका PIL की। जनहित याचिका PIL की अवधारणा न्यायिक सक्रियता का परिणाम है, जुडिशियल एक्टिविज्म। PIL की अवधारणा USA अमेरिका की न्यायिक प्रणाली से प्रेरित है। भारत में न्यायमूर्ति PN भगवती और न्यायमूर्ति BR कृष्णा अय्यर को PIL का जनक माना जाता है। हुसनैरा खातून बनाम बिहार राज्य 1979 भारत के पहले और प्रसिद्ध PIL मामलों में से एक था जो विचाराधीन कैदियों पर था। PIL ने लोकस स्टैंडी के पारंपरिक नियम को उदार बनाया, यानी पीड़ित के अलावा कोई भी और भी याचिका दायर कर सकता है। PIL केवल सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 में ही दायर की जा सकती है। SP गुप्ता बनाम भारत संघ 1981 मामले में भारत में PIL को औपचारिक रूप से मान्यता दे दी। बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ 1984 में बंधुआ मजदूरों के अधिकारों पर एक ऐतिहासिक PIL थी। PIL का दुरुपयोग जैसे निजी या राजनीतिक हित करने पर न्यायालय याचिकाकर्ता पर जुर्माना लगा सकता है। MC मेहता एक प्रसिद्ध पर्यावरण वकील हैं जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण पर कई PIL दायर की हैं। अब हम बात करेंगे भूमि सुधार अधिग्रहण और भू राजस्व जुड़े हुए प्रावधानों की। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 ने यूपी में जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया। भूमि जोत को अधिकतम सीमा आरोपण अधिनियम सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग एक्ट 1960 का उद्देश्य भूमि का समान वितरण करना था। चकबंदी का अर्थ है किसानों की बिखरी हुई जोतों खेतों को एक स्थान पर एकत्रित करना। विनोबा भावे द्वारा 1951 में शुरू किया गया भूदान आंदोलन एक स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था। संविधान का प्रथम संशोधन 1951 द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया ताकि भूमि सुधार कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाया जा सके। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 ने 39 पुराने राजस्व कानूनों को समेकित किया। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 11 फरवरी 2016 को पूर्ण रूप से लागू हुई। खसरा एक कृषि दस्तावेज है जिसमें गांव की भूमि के हर भूखंड और उस पर उगाई गई फसल का विवरण होता है। खतौनी एक दस्तावेज है जो एक व्यक्ति या परिवार के स्वामित्व वाली सभी भूमियों का विवरण देता है। लेखपाल गांव स्तर पर राजस्व कर्मचारी होता है जो भूमि अभिलेखों खसरा खतौनी का रखरखाव करता है। कानूनगो या राजस्व निरीक्षक लेखपालों के काम का पर्यवेक्षण करता है। तहसीलदार तहसील स्तर का मुख्य राजस्व अधिकारी और मजिस्ट्रेट होता है। दाखिल खारिज भूमि के स्वामित्व में परिवर्तन को राजस्व अभिलेखों में दर्ज करने की प्रक्रिया है। राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश में राजस्व मामलों के लिए सर्वोच्च न्यायालय है। मुख्यालय प्रयागराज में है। भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013। LARR एक्ट 2013 ने
1 जनवरी 2014 से भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 का स्थान लिया है। LAR एक्ट 2013 के तहत सामाजिक प्रभाव आकलन करना अनिवार्य है। LAR एक्ट के तहत निजी परियोजनाओं के लिए 80% प्रभावित परिसरों को सहमति अनिवार्य है। LARR एक्ट के तहत PPP परियोजनाओं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए 70% सहमति अनिवार्य है। LARR एक्ट के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि का मुआवजा बाजार मूल्य का 4 गुना तक होता है। LARR एक्ट के तहत शहरी क्षेत्रों में भूमि का मुआवजा बाजार मूल्य का 2 गुना तक होता है। पुनर्वास और पुनर्स्थापन LARR एक्ट 2013 का एक अभिन्न अंग है। अर्जेंसी क्लॉज के तहत रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मामलों में SIA प्रक्रिया को छोड़ा जा सकता है। IR कोहेल्लो बनाम तमिलनाडु 2007 में एससी ने कहा कि 9वीं अनुसूची के कानून भी मूल ढांचे के उल्लंघन पर समीक्षित हो सकते हैं। हदबंदी सीलिंग का अर्थ है किसी व्यक्ति का परिवार द्वारा भूमि रखने की अधिकतम सीमा तय करना। अब हम बात करेंगे महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णयों की जो काफी महत्वपूर्ण है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। AK गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950। एससी ने अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार की संकीर्ण व्याख्या की, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया बताई। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। एससी ने कहा कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। एससी ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया, 13 जजों की बेंच थी। मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978। एससी ने अनुच्छेद 21 की व्यापक व्याख्या की और कानून की उचित प्रक्रिया को शामिल किया। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980। एससी ने मौलिक अधिकारों और डीपीएसपी के बीच संतुलन को मूल ढांचा माना। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992। मंडल केस जिसे ओबीसी को 27% आरक्षण दिया, क्रीमी लेयर की अवधारणा दी और 50% की सीमा लगाई गई। SR बम्बई बनाम भारत संघ 1994। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन के दुरुपयोग पर रोक लगाई और पंथ निरपेक्षता को मूल ढांचा माना। विशाखा बनाम राजस्थान राज्य 1997। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए विशाखा गाइडलाइंस जारी की। प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ 2006। पुलिस सुधारों पर 7 प्रमुख निर्देश जारी किए गए, जैसे डीजीपी का कार्यकाल पृथक्करण। नालसा बनाम भारत संघ 2014। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को तीसरे लिंग के रूप में मान्यता दी गई। श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ 2015। आईटी अधिनियम की धारा 66A को अनुच्छेद 19A के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन बताते हुए रद्द कर दिया। सायरा बानो बनाम भारत संघ 2017। 3 तलाक ए बिद्दत को असंवैधानिक घोषित किया। KS पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ 2017। निजता के अधिकार राइट टू प्राइवेसी को अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार माना। जोसेफ साइन बनाम भारत संघ 2018। आईपीसी की धारा 497 व्यभिचार अडल्टरी को असंवैधानिक घोषित किया। बीएनएस में भी यह अपराध नहीं है। नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ 2018। आईपीसी की धारा 370 के उस हिस्से को रद्द किया गया जो समलैंगिकता को अपराध मानता था। इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन बनाम केरल राज्य 2018। सबरीमाला मंदिर में सभी आयु वर्ग की महिलाओं के प्रवेश को अनुमति दी गई। लिली थॉमस बनाम भारत संघ 2013। दोषी को 2 से अधिक वर्ष सजा, जनप्रतिनिधियों की तत्काल अयोग्यता का निर्णय दिया। यानी कि अगर कोई ऐसा जनप्रतिनिधि है, सांसद है, विधायक है, मंत्री है, जिसको 2 वर्ष से अधिक की सजा हो जाती है, तो ऐसे दोषी का तो तुरंत अयोग्य हो जाएगा और उसकी सदस्यता संसद की हो, विधानसभा की हो, तत्काल रूप से समाप्त कर दी जाएगी। अरुणा शानबाग केस 2011। भारत में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को सीमित रूप से मान्यता दी। PUCL बनाम भारत संघ 2013। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में नोटा नन ऑफ द एबव का विकल्प लागू करने का निर्देश दिया। अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ 2020। इंटरनेट तक पहुंच को अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत मौलिक अधिकार माना गया है। तो ये रहे आपके 249 वन लाइनर जो सभी कानूनों के
एक सार था जो आपको एक मोटा-मोटा खाका तैयार करके देते हैं कि क्या आपको पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या पेपर में आ सकता है और पूरा रिवीजन करने का मौका देते हैं। यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो या अन्य किसी कानून से जुड़े हुए एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर कानून बार-बार पूछा जाता है, तो इस वीडियो को आप बार-बार रिवाइज़ करें और बहुत ही अच्छे तरीके से आपका रिवीजन हो जाएगा। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, इससे पहले आपको इनमें से कितने वन लाइनर्स आते होंगे लगभग। मिलेंगे फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।